Welcome to all in the today's session on value added certificate course which is being organized by our Department of Chemistry, Pandit NRS Government College Rohtak. वैल्यू एडेड जो कोर्स है हमारा सर्टिफिकेट कोर्स ये DGHE स्पॉन्सर्ड है। DGHE की तरफ से ये करवाया जा रहा है। इसमें हमने अपने अलग अलग जो टीचर्स हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं जिनकी अपनी एक्सपर्टाइज है अलग अलग फील्ड के अंदर। आज हमें मौका मिला है हमारे बीच एक ऐसे टीचर को बुला के, टीचर मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी जिंदगी हम सभी को सीखते ही रहना पड़ता है। हम हमेशा ही अगर टीचर बने रहें तो वो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। जो अपने आप को टीचर कहलाना पसंद नहीं करते, इट मीन्स उन्होंने अपने लाइफ के अंदर प्रोग्रेस को बंद कर दिया है। तो इसीलिए जो हमारे मध्य जिन भी अनुभवी शिक्षकों को हम बुलाते हैं, इसलिए हम उनको शिक्षक टीचर कहना ही पसंद करते हैं। तो आज हमारे मध्य हैं डॉक्टर रजनी कुमारी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस में श्री लालनाथ हिंदू कॉलेज रोहतक के अंदर, जिनका एक लंबा शिक्षण का अनुभव रहा है और अलग अलग गतिविधियों में वो हमेशा भाग लेती रहती हैं। उनका एक लंबा अनुभव है, कभी लीगल लिटरेसी सेल के अंदर, कभी NSS के अंदर, कभी डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्स ऑर्गेनाइज करवाने के अंदर, सर्टिफिकेट कोर्स के पूरे कॉलेज के वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी रही हैं। तो इसलिए आज हमें एक मौका मिला, जैसे ही हमने उनसे बात की कि उन्होंने कि आप हमारे पास आए, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको भी अपना जो लंबा अनुभव है, उस जो भी आपके पास जितना ज्ञान है उसका कुछ पार्ट हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको आप दें। और हमारा जो टॉपिक है आज का कि व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन द डे टू डे लाइफ, तो उसके बारे में वो हमारे बीच अपने जितना भी अनुभव है उसको साझा करेंगी। तो मैम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे बीच आए आप और हमें मौका दिया कि हम आपके उस अनुभव का कुछ फायदा उठा सकें। लेकिन साथ ही साथ मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कॉलेज के प्राचार्य मेजर दिनेश सारन और उसके साथ साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा का, जिसने हमें मौका दिया है कि हम इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा सकें और अच्छे अच्छे शिक्षकों को हमारे बीच बुला सकें और उनके अनुभव का फायदा हम अपने पार्टिसिपेंट को दिला सकें। तो अब मैं इनवाइट करता हूं हमारे आज के रिसोर्स पर्सन को, डॉक्टर रजनी कुमारी। तो प्लीज मैम आप आए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर रजनी कुमारी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पंडित NRS गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल रेस्पेक्टेड मेजर दिनेश सहारन सर का, साथ ही डॉक्टर रविंदर सिंह जी का, जिन्होंने मुझे आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया। तो सर, तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी जो आज आपने मुझे ऐसा सुअवसर दिया कि हमारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ में इस विषय पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी सर कि मुझे अपना ज्ञान अनुभव साझा करना है हमारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ। और आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी, उसके अंतर्गत आपने मुझे जो विषय दिया कि जो हमारी फूड हैबिट्स होती हैं, जो हमारी खाद्य आदतें होती हैं डे टू डे लाइफ में, उस पर बहुत सारा कई सारे फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, मीडिया, एजुकेशनल। तो आज का जो मेरा विषय रहेगा, रोल ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, मीडिया फैक्टर ऑन फूड हैबिट्स इन अवर डे टू डे लाइफ। अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब जन्म लेने से पहले ही जब वो अपने माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसकी जो फूड हैबिट्स हैं, वो बननी शुरू हो जाती हैं। अर्थात जैसा माँ का आचार विचार होता है, जैसा माँ का आहार होता है, जैसा वो पसंद करती हैं, किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को मीठा होता है, वही चीज़ें उसी समय से गर्भ के दौरान ही एक बच्चे में शुरुआत हो जाती है उसकी फूड हैबिट के लिए, यानी कि उसको जो खाने की आदतें हैं, वो वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाती है। और किसी ने सही कहा है कि जो अभिमन्यु थे, उन्होंने जब महाभारत चल रही थी,
तो एक समय ऐसा आया कि उन्हें चक्रव्यूह को तोड़ना था। उन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन माँ के गर्भ में उन्होंने एक बार अर्जुन को उनकी माता से बात करते हुए सुना था और वही उनको अब तक याद था और उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वो चक्रव्यूह में शामिल हुए थे। यानी कि जब माँ के गर्भ से ही जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, उसी समय से उसका सोचना, विचारना या उसकी जो फूड हैबिट्स हैं, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। आज का जो समय है, हम सबको पता है कि अ, स्टार्टिंग से ही बिल्कुल बहुत ही छोटी एज से जो स्ट्रेस है बच्चे के ऊपर, एक जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर जिसको हम कह सकते हैं, उसकी शुरुआत हो जाती है। यद्यपि कुछ वर्ष पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज के दिन जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे ही बच्चा इवन प्ले स्कूल में भी जाता है, तो वहीं से उसके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया जाता है, जिसको कि हम तनाव कह सकते हैं। हम सबको पता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। ये अभी की बात नहीं है, ये पीढ़ियों से चलती हुई एक बहुत ही खूबसूरत और एक हम कह सकते हैं फैक्ट है कि जो हमारी सेहत है, वही असली खजाना होता है। और ये भी हमारे बड़ों ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हेल्थ नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास कितनी ही अथाह संपत्ति हो, पैसा है, लेकिन अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो उस धन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इसी के साथ अगर मैं स्ट्रेस की फिर से अपने विषय पे आती हूँ कि जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो यूथ है या वो एडल्ट है, सभी को वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करता है। जो फूड हैबिट है, उसमें हमारी जो आदतें हैं, उसमें चेंज आता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस यानी कि तनाव। पहले जो ये प्रेशर था, ये तनाव था, ये आमतौर पे हमें लगता था कि भी आफ्टर 10th यानी कि जैसे ही आप 10th में बोर्ड की परीक्षा ही पहले वो प्रेशर होता था और जैसे ही आपने 10th पास की है, आपके दिमाग में आता था कि मैं साइंस साइड में लूँ या फिर मैं कॉमर्स में जाऊँ या मैं आर्ट्स में जाऊँ। यानी एक बच्चे के ऊपर जो स्ट्रेस है, वो पढ़ाई के रूप में शुरू से ही रहा है। अगर हम एनईपी की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसने उस प्रेशर को 2 साल पहले ही लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि वो 8th क्लास में ही उसको अब अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है कि मैं किस दिशा में मुझे जाना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो एक एनवायरनमेंट आज के दिन है, एक जो सिनेरियो है, उसमें कहीं न कहीं चाहे कोई भी बच्चा है, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड में रह रहा है, चाहे वो अर्बन में है, मेट्रो सिटीज़ में है, कहीं न कहीं जो प्रेशर है, जो तनाव है, शिक्षा को लेकर उसके ऊपर हमेशा बना रहता है और यही प्रेशर कई तरीके से हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, उसको बदलता है, यानी कि उसमें कई तरह से परिवर्तन लाता है। उसके बाद आपने 12th कर लिया है, उसके बाद फिर से दिमाग में वही चीज़ आती है कि मुझे अब क्या करना है? यानी कि मेरे को यूपीएससी करनी है, मुझे अ, आर्मी में जाना है या मुझे किस तरीके से मुझे अपने आप को सेटल करना है। यानी जो प्रेशर पहले शुरू हुआ था, वो प्रेशर हमें लगता है आफ्टर 12th वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं वो बढ़ता ही जा रहा है आफ्टर 12th में। क्योंकि सबके दिमाग में क्या होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और एनवायरनमेंट भी डॉक्टर साहब ऐसा ही है कि हमें चारों तरफ से चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं या वो हमारे नेबर्स हैं, कहीं न कहीं यही लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम अपने एक अच्छे करियर को बनाने के लिए। तो वही फिर से वही जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो फिर से हमारे सामने आता है कि मुझे आईटी सेक्टर में जाना है, मुझे टीचिंग में जाना है, क्या टीचिंग मेरे लिए सही है? या आजकल तो कई नई चीज़ें आ रही हैं जैसे जर्नलिज़्म है, फैशन है या जो मार्केटिंग है। यानी बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ रहता है। उसमें पोटेंशियल भी है, उसमें बहुत सारी क्षमताएँ भी हैं, प्रतिभा भी है, लेकिन कहीं न कहीं वो एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट उसको नहीं दे पा रहे हैं, ना ही उसके पेरेंट्स, ना ही उसके जो नेबर्स यानी कॉम्पिटिशन जो होता है, वो मतलब चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है, वो कॉम्पिटिशन खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर किसी के आज के दिन हम देखते हैं बच्चों की 95% मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भी हम सैटिस्फाइड नहीं हैं। मतलब ये सिचुएशन आपको किस चीज़ में लेके जा रही है? ये आपको स्ट्रेस में लेके जा रही है। यानी आपको सेल्फ सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। उसके साथ ही फिर हम बहुत आगे का सोचते हैं। अगर मैंने ये लाइन चूज़ की, तो क्या मुझे सक्सेस मिलेगी? अगर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? यानी कि जो इन्फ्लुएंस है, लेकिन
कुल मिलाकर हर जगह अभी तक हमें स्ट्रेस नज़र आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं जो प्रेशर है, वो दिमाग पे हमेशा बना ही रहता है। बस चारों तरफ आपको क्या दिखता है? प्रेशर ऑन माइंड, चाहे वो 10th है, चाहे उसके बाद वो 12th है या फिर उसके बाद की जो जर्नी है, या आप मान लीजिए उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे को पीजी करनी है, तो मैं किस सब्जेक्ट में करूँ, या मैं इसको चेंज कर लूँ, मैं इंडिया से करूँ या मैं बाहर से करूँ। यानी कि जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है आपके दिमाग पर, वो हमेशा बना रहता है। अब ये जो प्रेशर बना रहता है, ये स्ट्रेस करता क्या है? स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, और जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये प्रेशर होता है दिमाग पर, तो बिल्कुल डायरेक्टली, हम ये नहीं कहेंगे कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपने देखा होगा या अपने आसपास में आप ऑब्जर्व कीजिए। कई बार हम टेंशन में होते हैं तो हम हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो बदल जाती हैं। अगर आप 2 चपाती खाते हो तो उस दिन आप 4 खाते हो। अगर आप 2 कप चाय लेते हो तो उस दिन कहते हो नहीं, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे को प्रेशर है और मुझे कुछ और भी खाना है। यानी जो ये प्रेशर चल रहा है एक बच्चे की, या मैं ये कहूँगी कि जो हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में ही जो प्रेशर चल रहा है, वो डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसको? आपकी फूड हैबिट्स को, यानी आपकी खाद्य आदतों को। अब अगर हम देखते हैं कि भई जो डाटा कहता है हमें कि हमें मेनली हमें साइंस में जाना चाहिए, साइंस में ज़्यादा सक्सेस है, वहाँ के ज़्यादा रेट्स हैं। प्रेशर किस-किस तरह का होता है? पेरेंट्स का होता है। ये आंकड़े बताते हैं कि 31.3% इन्फ्लुएंस हम कहाँ से होते हैं, या हम इंस्पायर्ड कहाँ से होते हैं, हमें कहाँ से एक मोटिवेशन मिलती है? पेरेंट्स या रिलेटिव्स। फ्रेंड्स के साथ भी हम कई बार सोचते हैं मेरी फ्रेंड ने लिया है, तो हम, यानी कि 15-16% हमारा होता है कि हम फ्रेंड्स के साथ अटैच होते हैं और हम साइंस में चले जाते हैं। टीचर्स भी हमें मोटिवेट करते हैं, बेसिकली जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सिंसियर होते हैं, जिनकी सिटिंग बहुत अच्छी होती है, उनको भी टीचर्स एक मोटिवेशन देते हैं कि आप साइंस में बेटर कर सकते हैं। कई बार हमें बुक्स या लिटरेचर हम इतना अच्छा पढ़ते हैं, वहाँ से भी हमें इंस्पिरेशन मिलती है। आजकल तो जैसे मीडिया का टाइम है, या हम कहें कि इंटरनेट से, या फिर कई बार हमारा मन करता है कि नहीं, सबने जिसने भी साइंस ली उनको एक डेफिनिटली एक सक्सेस मिली है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि हम क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं अपने करियर के लिए कि हम साइंस में जाएँ। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या जो सोशल हमारा एनवायरनमेंट है, क्या ये हमारी फूड हैबिट्स को मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है? क्या कोई इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल आता है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात करेंगे कि जो एज, जैसे एज है, हम सबको पता है कि जब हम छोटी एज में होते हैं तो फास्ट फूड हमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो मैगी की या पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर की डिमांड करते हैं। उसके साथ ही क्या होता है कि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा ना कि घर में पेरेंट्स होते हैं 35-40 इयर्स के बाद, वो कहते नहीं, सिंपल चीज़ें हमें ज़्यादा सूट कर रही हैं, हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। यानी एज का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी फूड हैबिट्स में, या हम किस फूड को, हमारी चॉइस क्या है, हम कैसा खाना चाहते हैं। हम ज़्यादा तला हुआ खाना चाहते हैं, हम ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं, मतलब बाहर का खाना चाहते हैं। यानी ऐज जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर है। ऐसे आपने देखा होगा जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं बच्चों कि जो 50 60 साल के हैं, वो कहते हैं हमें तो सिर्फ़ दलिया लेना है, हमें सिर्फ़ खिचड़ी लेनी है। यानी वो और भी लाइट, उनकी जो फूड हैबिट्स हैं या चॉइसेस हैं वो और भी सिंपल हो जाती हैं। ऐसे ही सेक्स को भी अगर हम देखते हैं, तो इसी तरीके से होता है कि जैसे कि मेल और फीमेल हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो एक जो सेक्स है, यानी कि जो लिंग है, वो भी फूड हैबिट्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, एक फैक्टर है। कैसे? डाइट आप देखिए, लड़कियों की अपेक्षा हमेशा लड़कों की जो डाइट होती है, वो ज़्यादा होती है, यानी कि ये एक नेचुरल चीज़ है। तो फिर जैसे लड़के बाहर का ज़्यादा खाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर गर्ल्स के, ऐसा नहीं है, आजकल तो लड़कियाँ भी खा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक डाटा आता है सामने कि भई जो लड़कियाँ हैं वो फिर भी घर में, क्योंकि हमारी सोच है ना कि लड़कियों को हम अब, मतलब मैक्सिमम लड़कियों को हम सोचते हैं कि घर में ही रहे, घर की चारदीवारी में रहे। इवन आज के दिन मेट्रो सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में बहुत चेंज आया है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो सेक्स है वो भी इन्फ्लुएंस करता है फूड हैबिट्स या चॉइसेस को। हेरिडिटरी फैक्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप जिस परिवार में हैं, आपके पेरेंट्स ने जिस फूड को खाया है,
जो फूड हैबिट्स उनकी हैं, आपने बचपन से उन्हीं चीज़ों को खाया है तो आपका रुझान खाने की तरफ यानी जो आपकी फूड चॉइसेस हैं, वैसा ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कुछ फैमिलीज़ ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम प्योर वेजिटेरियन हैं। यानी हमें सिर्फ़ शाकाहारी भोजन ही खाना है। हम मतलब बाहर का बहुत कम खाते हैं, नॉन-वेज हम बहुत ही कम खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इस टाइप से है या मान लीजिए कोई फैमिली ऐसी है जो स्पिरिचुअल है, भगवान को ज़्यादा मानती है या अध्यात्म में रहती है। वो तो इवन जो प्याज़, लहसुन होते हैं, उन चीज़ों को भी अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं हमारे कल्चर में नहीं है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो फैक्टर है वो सोशल एंड कम्युनिटी नेटवर्क है। देखिए, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसका स्टेटस कैसा भी हो, चाहे वो कम पढ़ा-लिखा है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा-लिखा है या वो गाँव में रहता है या वो शहर में रहता है। एक जो सोशल लाइफ होती है वो सभी की होती है। क्योंकि जब तक ये हमारा सोशल लाइफ नहीं होगी बच्चों, हमारा जो ये सामाजिक एक जो एनवायरनमेंट होता है वो नहीं होगा तो हम ग्रो नहीं कर पाएँगे। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे सुख और दुःख भी आते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं क्योंकि ये ह ह्यूमन नेचर है। आप सभी के भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे रिलेटिव्स होंगे कुछ ऐसे होंगे जिसके साथ आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करते हैं। जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो धीरे-धीरे जो उनको पसंद है क्योंकि हम उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा या कॉलेज में देखा होगा, आपकी कुछ आदतें नहीं होती हैं, फूड हैबिट्स आपकी नहीं थी पहले। लेकिन जब जैसे ही आप कॉलेज में जाते हैं, आपका जो एक सोशल एनवायरनमेंट है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जैसा वो खाते हैं, वो आपको कई बार फ़ोर्स भी करते हैं कि आप ये ले लीजिए। धीरे-धीरे वो हमारे हैबिट में आ जाता है, यानी कि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सोशल और कम्युनिटी जो नेटवर्क है, वो भी हमारी फूड हैबिट्स को उसी तरीके से बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही कई और भी चीज़ें हैं जो हमारे फूड हैबिट्स को, चॉइसेस को क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे एजुकेशन है, जितने आप एजुकेटेड होते जाएँगे, उतना ही आपको क्या लगेगा कि भई मुझे हेल्थी लेना है, हेल्थी फूड लेना है, मुझे हेल्थ एंड हाइजीन को आप फ़ोकस करना शुरू कर दोगे। एक वर्क एनवायरनमेंट, जिस वर्क में, जिस प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उन्हीं के साथ स्पेंड करना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि पहले मैं ऐसा नहीं खाता था, लेकिन मेरी एक बड़े शहर में मेरी जॉब लग गई, गुड़गाँव में मेरी जॉब लग गई। मेरे को बॉम्बे जाना पड़ा, मेरे को हैदराबाद जाना पड़ा और वहाँ पे सब ऐसा ही खाते हैं। तो आप आपके अंदर मतलब वो बदलाव आ जाएगा। आपके अंदर जो फूड हैबिट्स हैं वो धीरे-धीरे क्योंकि वर्क प्लेस पे आपको सबके साथ शेयरिंग करनी होती है। ऐसे ही लिविंग और वर्किंग कंडीशंस हो सकती हैं या जैसे कि अगर आप को जॉब नहीं मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर हो सकता है, उसमें आपकी फूड हैबिट्स बिल्कुल वैसे ही रह जाएँगी जैसे आपकी होती है। क्योंकि जब भी हम बाहर निकलते हैं जॉब के लिए, तो एक सर्कल चेंज होता है और जब सर्कल चेंज होता है तो कुछ चीज़ें हमें चाहते हुए हम चेंज करते हैं और कुछ चीज़ें हम ना चाहते हुए भी मतलब उस वर्क प्लेस के लिए हम चेंज कर लेते हैं। इसके साथ ही आपका जो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन जैसा है, वो आपकी जो फूड हैबिट्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। साथ ही कई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज़ हैं। आप जिस एरिया में रहते हैं, अगर आप वहाँ पे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हैं या इस तरह की शॉप्स हैं या इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट है, तो भी कहीं न कहीं आप अवेयर होते हैं उन चीज़ों को अपनी फूड हैबिट्स में डालने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, फिर से वही बात आई है कि हेल्थ इज़ वेल्थ यानी कि अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपके पास सब कुछ है। यानी हमारा स्वस्थ शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। और अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तो कहीं न कहीं आपके पास आपने सब कुछ खो दिया है और आपके पास जो पैसा है, जो संपत्ति है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी जो फूड हैबिट्स हैं, ये डायरेक्टली किस चीज़ से लिंक्ड हैं? ये आपकी हेल्थ के ऊपर अटैक करती हैं। अगर आपकी फूड हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे और अगर हेल्दी हैं, तो आपके अंदर हैप्पीनेस भी होगी, पॉज़िटिवनेस भी होगी। आपका मूड भी क्या होगा, ज़्यादा काम करने का होगा। लेकिन अगर आपकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, आपने अपनी फूड हैबिट्स में कुछ ऐसा बदलाव किया है कि आपकी फिजिकली और मेंटली जो हेल्थ है वो डे बाय डे डाउन हो रही है तो फिर हमारे पास चाहे सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सभी रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन आप उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाओगे
तभी कहते हैं इफ नो हेल्थ देयर इज नो यूज ऑफ वेल्थ। अब हम देखते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है फूड चॉइस में, हंगर। मेरे ख्याल से इस चीज से आप सभी वाकिफ होंगे। भूख तो सभी को लगती है, क्योंकि जो भूख है वही हमारे, क्योंकि देखिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। और एक बायोलॉजिकल फैक्टर है ये भी, कि आपके अंदर मतलब जैसे ही आपको लगेगा कि एक प्रेशर है कि भी हाँ मेरा पेट खाली है, मुझे काम के लिए एनर्जी चाहिए, तो एक जो भूख है ना, जो टेस्ट है, भूख है, वो अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। और ये हमारी फूड हैबिट्स को क्या करता है? इंक्रीज करता है, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर डालता है, या हम कहीं उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसी प्रकार से कई और सारे भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, सोशल, या जो हमारे कई बिलीफ्स होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी फूड चॉइस को बनाते हैं, यानी कि हमारी फूड हैबिट्स में बहुत सारी चेंजेस भी लेकर आते हैं। अभी हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर है। अब हम सबको पता है कि हमें काम करने के लिए, या इवन आप कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, फिर भी आप जब बैठते हैं, सोते हैं, या हल्का-फुल्का भी काम करते हैं, तो आपको एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी आपकी मतलब बॉडी को, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में मतलब जब तक पेट्रोल नहीं होता तो वो चलती नहीं है। तो एक किस्म से जो ये फूड है, ये हमारी बॉडी में पेट्रोल का काम करता है। जैसे ही पेट्रोल डला, एनर्जी आ जाएगी। यानी कि हमें एनर्जी के लिए और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके लिए हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? फूड के ऊपर। और उसके लिए हमारी एक बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि आपको भूख लगेगी, और कुछ घंटे जैसे आप नहीं खाते हैं तो फिर से एक दिमाग में वही बात आएगी कि हाँ मुझे कुछ खाना है, मुझे लो फील हो रहा है, मेरे को खाना है। यानी कि जो हंगर है, जो टेस्ट है, ये हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर है जो हमारी फूड हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार जो खाना हम खाते हैं वो हमें बड़ी खुशी देता है। यानी आपकी आपका फेवरेट कोई फूड बना है, कई बार हम देखते हैं कि किसी खाने की जो टेस्ट है, स्मेल है, वो आपको बहुत अच्छी लगती है। जैसे किसी को आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है, किसी को राइस से वाली जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है, या किसी को पिज़्ज़ा बर्गर अच्छा लगता है। या अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें दूध, दही, लस्सी से अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो आपको पसंद की चीज़ें हैं, उसको खाने से आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, यानी आप खुश होते हैं। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती खाना पड़ता है, वो भी आपकी जो फूड हैबिट्स है, उसके ऊपर असर डालता है। और फूड हैबिट्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? जैसे देखिए आप कहीं शादी में गए हैं, या मान लीजिए किसी का बर्थडे आ गया है, या फिर कोई दिवाली आ गई है, या कोई और ऐसा ओकेजन आ गया है। आम तौर पे जैसे जो रूटीन में खाना बनता है उससे अलग, यानी आपको बहुत सारी वैरायटी दिख रही है। उस दिन आपकी भूख क्या होगी? आपका जो इंटेक है, यानी जो खाना है उसकी मात्रा क्या होगी? उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि आपकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें, यानी आपको काफ़ी सारी वैराइटीज़ मिल रही है। इसके साथ ही कई चीज़ें जैसे आपको पसंद नहीं है, मान लीजिए आपको खट्टा पसंद नहीं है, या आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है ही नहीं, तो उस दिन आप ना चाहते हुए भी क्या कहोगे? हमें भूख नहीं है। यानी कि आपको फूड में वैरायटी, और साथ ही साथ पसंद और नापसंद भी हमारी फूड हैबिट्स को प्रभावित करता है। अब अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसको कि हम इकोनॉमिक फैक्टर कहेंगे। यानी इकोनॉमी, यानी कि पैसे से संबंधित। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारी फूड चॉइसेस हैं, वो पैसे से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। आपकी पॉकेट आपको जितना अलाउ कर रही है, आप उसी टाइप के खाना खाते हैं, चाहे आप बाहर हैं या कहीं दूसरी जगह है। दूसरा एक और फैक्टर आता है आपकी इनकम। यानी आप अगर अच्छा कमा रहे हैं, आप अच्छी जॉब में हैं, फिर आपको मैटर नहीं करता, फिर आपकी जो चॉइस है वो बेटर हो जाती है। आप सोचते हो कि मुझे हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीनी है, मेरे को अच्छा फूड खाना है, यानी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कैसा खाना लेंगे? आप थोड़ा सस्ता खाना ही पसंद करेंगे। जैसे आमतौर पे हम देखते हैं जो हमारी वीकर सेक्शन है, यानी कि जिसकी अ, मतलब हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय कम होती है, यानी जिसके पास पैसा कम होता है, उनकी जो फूड हैबिट्स हैं उसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं, उनकी डाइट से फ्रूट और वेजिटेबल्स गायब होते हैं। उसमें सिर्फ क्या होता है कि अनाज,
गुड़, शक्कर, यही सारी चीजें होती हैं, यानी कि जो सस्ती चीजें होती हैं। अ, तीसरा एक फैक्टर होता है इसमें इकोनॉमिक में कि आप जिस भी वर्क प्लेस पे हो या जिस भी शहर में हो, जिस भी एरिया में रह रहे हो, मान लीजिए आपके पास पैसा भी है, आपके पास समय भी है, लेकिन आपके आसपास में, आपके एनवायरनमेंट में कुछ चीजें है ही नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो चाहकर भी आपको क्या करना पड़ेगा? आप डेली कहीं बहुत दूर से जाके तो आप नहीं लेके आ सकते। फिर धीरे-धीरे हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं कि हाँ भाई, मेरे को इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में जो अवेलेबल है, मैं उसी से काम चला लेता हूँ। आपने शायद सुना भी होगा कि अगर कई बच्चे जैसे घर से बाहर पीजी या कहीं उनका एडमिशन दूर हो जाता है, सपोज एक दिल्ली या हरियाणा में रहने वाले या पंजाब में रहने वाले बच्चे साउथ साइड में अगर चले जाते हैं, वहां पे राइस बहुत ज्यादा है, वो क्या कहते हैं, यहाँ तीनों टाइम राइस है और जो मुझे सूट नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ये अपनी फूड हैबिट में लेना होगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि हम सस्ती चीजें खाते हैं, महंगी खाते हैं, ये हमारी पॉकेट अलाउ करती है। साथ ही साथ जो चीजें हमें अवेलेबल है, वो भी हमारी फूड हैबिट्स को अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है। अब अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल जो हमारा एक फैक्टर है कि सपोज सबको पता है कि जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी की नीड होती है, यानी कि हमारा जो फूड है वो एनर्जेटिक होना चाहिए। आपकी जो घी की क्वांटिटी है या फिर आपकी शुगर का जो एक लेवल है, आप उस तरह की चीजें ज्यादा डिमांड में आती है। जैसे आपने देखा होगा जो मजदूर होते हैं या फिर जो पूरा दिन फैक्ट्रियों में काम करने वाले होते हैं, या जो बच्चे पूरा दिन रोड पे जैसे मतलब कुछ-कुछ माँगते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, उनका जो फूड हैबिट है उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है। उसमें प्रोटीन कम होता है, मिनरल्स कम होते हैं क्योंकि ना तो उनको नॉलेज होती है और ना ही उन्हें उनकी पॉकेट इतना अलाउ करती है। यानी जैसे कि किसान भी है, एक फार्मर है, उसकी डाइट में और एक ऑफिस में करने वाले किसी भी आप बंदे की डाइट में आप डिफरेंस देखिएगा कि उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा और उसकी में आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा जो वर्किंग है या हार्ड वर्किंग है या फिजिकल एक्टिविटीज़ करने वाले, चाहे स्पोर्ट्स में है कोई, चाहे कोई किसान है या कोई मज़दूर है, वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की बात करेंगे क्योंकि जब तक वो नहीं लेंगे, उनको एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही फिर से हम वही बात करते हैं कि जैसे जो हमारी मार्केट्स वगैरह होती हैं कई बार, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कि छोटी-छोटी शॉप्स हैं या फिर आप एक ऐसी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं जहाँ बड़े-बड़े मॉल हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें ऑफर में भी मिलेंगी। आपने देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री, काफ़ी सारी स्कीम्स होती है या फिर तो वो धीरे-धीरे, यानी मेट्रो सिटीज़ में हमारा जो हमारी चॉइसेस हैं वो अलग हो जाती हैं। यानी वो हमें कुछ फ्री मिल जाता है, कुछ हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, तो हम मतलब जितने की हमें नीड होती है, हम उससे 3 या 4 गुना ले आते हैं ऑफ़र के हिसाब से। लेकिन अगर आप छोटी-सी मार्केट में रहते हो, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उतना ही लेके आते हो। यानी देखिए, हर चीज़ आपकी फूड हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। उसे प्रभावित कर रही है। आपको अगर नीड थी, आपको मान लीजिए 1 पैकेट की आपको ऑफर में 4 मिल रहे हैं, तो आप क्यों लेके आ रहे हो उसको? नेचुरली खाने के लिए लेके आ रहे हो और धीरे-धीरे हम उसको अपनी लाइफ़स्टाइल में फिर नेक्स्ट टाइम बॉडी क्या डिमांड करेगी? यानी हमारी फूड चॉइसेस वही हो जाएँगी कि मैं फिर से देखता हूँ, क्या पता फिर से मुझे कोई ऑफर मिल जाए। तो यानी ये जो मार्केट है, छोटी मार्केट है, बड़ी मार्केट है, सुपर मार्केट है, ये भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम सर्वे करते हैं, हम उस चीज़ का जब डाटा एनालाइज़ करते हैं, तो ये फैक्टर्स निकल कर आते हैं बच्चों कि जितनी बड़ी-बड़ी मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे जो फूड हैबिट्स हैं, वो हमारी क्या हो गई हैं, जंक फूड वाली या ज़्यादा फ्राइड वाली या फिर हमारी जैसे सिंपल जो हमारी सब्ज़ी है, रोटी है, दाल है, उन चीज़ों को हट के हम सिर्फ़ चिप्स, कुरकुरे या हम कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे डिनर नहीं करना, मेरे पास 2 पैकेट्स हैं, मैं उससे काम चला लूँगा। लेकिन ये सारी आपकी फूड हैबिट्स को क्या कर रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं और इवन ना सिर्फ फूड हैबिट्स को, बल्कि जो आपका शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है, उस पर भी कहीं न कहीं ये अटैक कर रही हैं। अब बात आती है एजुकेशन की। हम सबको पता है एजुकेशन का हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, हर फैक्टर में। चाहे आप वोटिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप कास्ट रिलीजन की बात कर लीजिए या आप प्रोस्पेरिटी की बात कर लीजिए, हैप्पीनेस की बात कर लीजिए या नेशनल इंटरेस्ट की बात कर लीजिए।
जितने भी अगर हम एजुकेटेड हैं, एजुकेशन हमारे को क्या सिखाती है कि भाई आपके पास यदि कम भी है तो अच्छा खाइए, यानी जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसी में आप अच्छा खाने का प्रयास कीजिए। यानी आपको पूरा एक कंप्लीट डाइट की जो नॉलेज देती है वो कौन देती है, वो हमें एजुकेशन देती है कि आपको पता है कि मेरे को अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ मतलब भी मिनरल्स भी लेना है, प्रोटीन्स को भी लेना है, फैट्स को भी लेना है, और आप क्या करते हैं, एक बैलेंस डाइट को लेकर चलते हैं। साथ ही साथ आपकी आदतें भी फिर कैसी हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी एक बैलेंस डाइट लेने की। इसके साथ ही आपने आजकल देखा होगा रूटीन में बहुत सारे वर्किंग होते हैं, या बहुत सारे जो बच्चे होते हैं आपकी ही उम्र के, उनका कहीं दूर, घर से दूर एडमिशन हो जाता है। तो हम आमतौर पे फिर क्या करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। आप पेरेंट्स से दूर हैं, आप खुद अपना कुक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल होता है। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहा मार्केट में आजकल, होम डिलीवरी। यानी कि आपके दिमाग में आता है कि भई मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, और मैं खुद नहीं पका सकता हूँ, फैमिली के मैं पास नहीं हूँ। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, धीरे-धीरे यानी हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, होम डिलीवरी। और जैसा हमें वहाँ से मिल रहा है, कुछ दिन हमें हो सकता है वो अच्छा ना लगे, लेकिन धीरे-धीरे महीने, 2 महीने के बाद हमारी बॉडी उसी के ऊपर क्या करेगी, वही डिमांड करेगी कि यही मेरा बेस्ट फूड है, और उन्हीं फूड हैबिट्स को हम अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई बार हम क्या करते हैं कि भई मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा खाना बना-बनाया चाहिए, यानी कि एक हेल्दी फूड चाहिए। उसके लिए फिर हम कहते हैं मेरे को भई एक्स्ट्रा मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर का बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं खाऊँगा। वो अपने घर पे ही जैसे कुक रख लेते हैं, आपने देखा होगा आजकल। तो यानी कि ये 2 चीज़ें हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, शॉर्टेज में आप होम डिलीवरी वाला ऑप्शन लेते हैं। अगर आप अवेयर हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी नीड्स के लिए, तो आप एक्स्ट्रा पे भी कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी गलत चीज़ को अपनी डाइट में ऐड नहीं करते। इसके बाद यदि हम फिर से बात करते हैं सोशल एलिमेंट की। सोशल एलिमेंट में कई सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कल्चर है, फैमिली है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, ये सारे। कल्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप सबको पता है कि हम तो भारतीय हैं, हम तो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि अगर संस्कृति को छोड़ दिया, जड़ों को छोड़ दिया, तो हम ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। तो यानी संस्कृति हमें क्या सिखाती है, कल्चर हमें क्या सिखाता है, तभी तो आज तक हरियाणा में कहा जाता है कि भई जहाँ दूध दही का खाना, वो हमारा देश हरियाणा। यानी जो ये हरियाणा में हम रहते हुए हम कहते हैं कि भई मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मुझे दूध चाहिए, मुझे दही चाहिए, मैं दही के बिना खाना नहीं खा सकता हूँ। यानी मेरी फूड हैबिट्स में ये चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, मुझे रात को सोते हुए गरम दूध पीना ही है। तो ये क्या है? ये हमारा कल्चर है। यानी हमारी संस्कृति ने हमें ये सिखाया है, हमारे पेरेंट्स से हमने वो चीज़ें सीखी हैं। उसके बाद फैमिली, यानी आपकी जो फैमिली है उसमें जो चेंज आ रहे हैं वो धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली कहाँ आएँगे? बच्चों में आएँगे। यानी अगर फैमिली में खाने-पीने की आदतें चेंज हो रही हैं, सपोज़ आप दूसरे शहर में चले गए, या सपोज़ कई बार हमारी जॉब बहुत अच्छी लग जाती है और फिर हम किस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, और अब बाहर से मँगवाना शुरू कर देते हैं। तो घर में जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, खाना नहीं बना पा रहे हो, तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हो? कोई बात नहीं, मैं लेट हो जाती हूँ, या मान लीजिए आज मेरी मीटिंग है बेटा, और आप क्या कर लो, ऑर्डर कर लो। यानी फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, या फिर कई बार आप कहते हो कि कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए खाना खुद बनाऊँगी। यानी कि कल्चर और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी हमारी फूड हैबिट्स को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल और फैक्टर्स की, कि आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारा मूड है, यानी कि अगर आपका बहुत अच्छा मूड है, आप बहुत खुश हैं, तो आप क्या कहते हैं? चलो पार्टी करते हैं, यही कहते हैं ना आप सभी? या मान लीजिए कई बार हम बहुत ही स्ट्रेस में होते हैं, आज तो बहुत टेंशन है, उस दिन भी हमारी जो खाने की आदतें हैं वो बदल जाती हैं। स्ट्रेस में 2 तरह का होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं नॉर्मल से, या बहुत ही कम खाते हैं। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि हमारा जो मूड है वो स्विंग होता है। मान लीजिए जैसा मूड, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही बरसात आती है, ठीक है? बरसात आते ही दिमाग में क्या आता है? क्या मूड करता है? कि आज तो पकोड़े खाए जाएँ। यानी कि लगातार आपने देखा होगा पूरे साल में जो डाटा निकल के आता है, सबसे ज़्यादा जो स्पाइसी
या ब्रेड पकौड़े हैं, कचौड़ी है या जो भी एक्स वाई जेड जो हमारा बाहर का तला हुआ खाना होता है या घर में भी आप बनाते हो, बरसात के दिनों में होता है। यानी कि वो हमारे मूड में शामिल हो जाता है। उसके बाद ही स्ट्रेस में कि भई स्ट्रेस में भी आप क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत ही आपकी जो भूख है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। यानी आपकी भूख का कम होना या भूख का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, आपकी फूड हैबिट्स को बिगाड़ देती हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ आपके ऊपर असर आ रहा है, आपकी हेल्थ पर वो अटैक करती हैं। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि ये बच्चे बहुत खुश हैं और खुश होकर ये मनचाहा अपना खाना खा रहे हैं, और यानी कि ये मूड्स को शो कर रहा है कि जो आपका मूड है, जैसा आपका मूड होगा, उसी तरीके से आपकी जो फूड हैबिट्स हैं, वो बन जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं एटीट्यूड की या बिलीव्स की, तो आप सभी को पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्म प्रधान है। हमारी संस्कृति को बहुत महत्व दिया जाता है, या मैं कहूँ कि भी जैसे आपने सुना होगा नवरात्रे आते हैं। वो जो भी नवरात्रों में पूजा करता है, उस समय वो एक हफ्ता होता है, उनकी फूड हैबिट्स बिल्कुल बदल जाती हैं। यानी वो हेल्दी खाते हैं, बिल्कुल अच्छा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो उनकी कंट्रोल में हो जाती हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, ये क्या है? ये हमारे बिलीव्स हैं। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि कई फैमिलीज़ कहते हैं कि भई हम तो ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं और हम हमेशा क्या करेंगे, वेजिटेरियन वाला ही फूड लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा विश्वास होता है, चाहे वो ईश्वर पे है या हमारी हेल्थ के ऊपर है, या हमारी जो हमारा देखने का नज़रिया है, या हमारी नॉलेज है कि हाँ, ये मुझे नुकसान नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं चेंज करती हैं। कैसे चेंज करती हैं? आपकी फूड हैबिट्स के ऊपर असर डालकर। तो लास्ट में मैं आपको यही सलाह दूँगी, यही कहना चाहूँगी अपने अनुभव के आधार पर कि कई बार चाहे आप कहीं पर भी हैं, चाहे आप घर में हैं, बाहर हैं, वर्किंग प्लेस पे हैं या किसी दूसरे शहर में हैं, कुछ समय के लिए ये जो खाने-पीने की आदतें हैं, जो ख़ास तौर पर आज उभर कर आ रही हैं, ये हज़ारों बीमारियों को लेके आ रही हैं। और आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक नीड है हमें क्या इम्प्रूव करने की, हमारी फूड हैबिट्स को, यानी हमारी फूड चॉइसेस को। क्योंकि आपने सुना होगा पहले अच्छा खाना होता था, सादा खाना होता था, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते थे, हेल्दी होता था, तो बीमारियाँ भी नहीं होती थी। आजकल आए दिन बच्चों नई-नई बीमारियाँ आ रही हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? यही फूड हैबिट्स हैं। यानी कि जो हमारी खाने की आदतें हैं, उन्होंने कहीं न कहीं हमें डिप्रेशन में ला दिया है, या हमारे जैसे आपने सुना होगा शुगर है, बीपी है, या जो मतलब भी मोटापा है, या उसके साथ ही जो हार्ट वाली प्रॉब्लम्स आ रही है, पहले नहीं होती थी। आप पूछिए अपने पेरेंट्स से, पहले 2 साल 10 साल पहले, 15 साल पहले ये चीज़ें कम थी। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? सीधा-सा है, हमने योगा छोड़ दिया है। हमने मेडिटेशन को बाहर कर दिया है। हमने अपनी लाइफ में हमारी सिटिंग ज़्यादा हो गई है। हम किसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं? हम फास्ट फूड के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो आज बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है हमें, क्योंकि आप यूथ हैं। अगर आप हेल्दी होंगे, अगर आप स्वस्थ होंगे फिज़िकली, मेंटली, तभी हम ग्रो कर पाएँगे, बीमारियों से बच पाएँगे। जो आज हम एक सपना देख रहे हैं कि एक स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, एक विकसित भारत हो, वो तभी हम कर पाएँगे, जब आप अपनी फूड हैबिट्स में फिर से आयुर्वेदा को लेके आएँगे। यानी आयुर्वेद ने जो हमें बड़े-बड़े मंत्र दिए हैं, बड़ी-बड़ी औषधियाँ दी हैं, आयुर्वेद में जो खाना-पीना कैसे खाना है, किस समय क्या खाना है, किस तरीके से एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है, उसे हमें फिर से अपनाना होगा। और ना सिर्फ़ ये कि सिर्फ़ हमें अपनाना है, बल्कि अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में। क्योंकि आप पढ़ाई के साथ-साथ नेचुरली किसी न किसी सेल से जुड़े हुए होंगे। जैसे अभी सर ने बताया कि कॉलेज में बहुत सारी सेल्स होती हैं, लीगल लिटरेसी सेल है, एनएसएस है, या फिर वाईआरसी सेल होती है, या इस तरह की बहुत सारी सेल्स होती हैं। इनका उद्देश्य भी क्या है? आपको शिक्षा के साथ-साथ आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, ताकि आप चहुमुखी आपका विकास हो, आप हेल्दी रहें, फिट रहें और आपको नॉलेज मिले, आप अपने राइट्स को जानो। और जब आपको नॉलेज मिलेगी, राइट्स को जानोगे, एक बहुत सारी आदतों को जानोगे, तो फिर उसको आपको स्प्रेड करना है। एज़ अ वॉलंटियर आपको उसे हर कोने तक पहुँचाना है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बस यही अपील करूँगी कि हमारी अब ज़रूरत है
हम सभी को फिर से आफ्टर कोविड में जो हमने हाल देखा कि उसके बाद हमें अपनी खाद्य आदतों को बदलना होगा, फूड हैबिट्स पर फोकस करना होगा, एक बैलेंस डाइट लेनी होगी, एक अच्छी जो हमारी जीवन शैली है, जीवन जीने का एक जो ढंग है, जिसमें कि खाना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। योगा, मेडिटेशन के साथ आयुर्वेदा वाली जो फूड हैबिट्स हैं, उसको हमें डालना होगा, तभी हम ग्रो कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दी, मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ या मैं कहूँगी मेरे अपने बच्चे हैं, आज बहुत ज़रूरत है हमारे अपने बच्चों को एक सही दिशा देने की, क्योंकि जितना अच्छा ये खाएँगे, उतना ही अच्छा इनका स्वास्थ्य होगा और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए, ये अपने विकास के साथ-साथ अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का विकास कर पाएँगे। तो मैं एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, पंडित एनआरएस गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक के प्रिंसिपल सर, कन्वीनर डॉक्टर रविंदर सिंह और डीजीएचई का भी, कि जिन्होंने इतनी अच्छी एक पहल की है कि आप सभी जो वॉलंटियर्स हैं, सभी जो बच्चे हैं, आपको इतने महत्वपूर्ण विषयों पर घर बैठे ही या मैं कहूँ कि आपका एक जो लाइव इंटरेक्शन है, उसके द्वारा आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। बस आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू मैम कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और इतना अच्छा आपने हमारे सामने हमारे बच्चों को कितनी अच्छी बातें सिखाई। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि हम साइंस के प्राध्यापक होते हुए भी काफ़ी चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं था। तो आपके अनुभव का हमें मौका मिला। अब मैं लास्ट में सभी पार्टिसिपेंट को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर रजनी कुमारी पॉलिटिकल साइंस विभाग से तो हैं, लेकिन उन्होंने वो सारी बातें हमें जो बताई जो कि साइंस से रिलेटेड हैं, ये इस बात को रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो कितना ज़्यादा अपना उनके अंदर नॉलेज है और वो इस बात को भी रिफ्लेक्ट करती है। मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर रजनी कुमारी हैं, वो बीए में अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने टॉप किया। उसके बाद एमए के अंदर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में उन्होंने टॉप किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। एमफिल पॉलिटिकल साइंस किया, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने पीएचडी की डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के ऊपर और उसके ऊपर जो उनके एक्सपर्ट आए थे बाहर से, उन्होंने उनकी जो थीसिस है उसको बेस्ट थीसिस कहा और ये कहा कि ये वर्क एक नोबल वर्क है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के ऊपर, स्टडी इन हरियाणा, जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये कुछ उपलब्धियां थी जो हमने उनसे जानी और साथ ही साथ उन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ ही अपने जेआरएफ भी क्लियर किया। नेट के साथ जेआरएफ ये उस टाइम पे क्लियर किया जब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चीजें होती थी। तो धन्यवाद मैम। ये सारी चीजें मैंने लास्ट में इसलिए बताई ताकि हमारे पार्टिसिपेंट के आपके लेक्चर सुनने के बाद वो ये जाने कि आपके अंदर इतना ज्ञान कैसे है। ये लगातार बेटा पढ़ने से होता है। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने जब इनवाइट किया था डॉक्टर रजनी कुमारी को, तो मैंने ये कहा था कि वो एक शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षक का काम होता है पूरी जिंदगी सीखते रहना। तो दैट्स द वे कि उन्होंने इतना अच्छा हमें सारी बातें बताई। तो थैंक यू मैम, आपने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। हमारे सारे पार्टिसिपेंट हम उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। थैंक यू मैम।